अच्छा बच्चे, तो आज हम पढ़ेंगे यूज एंड एब यूजेस ऑफ बायोहैज़र्ड्स। क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, क्या यूज होते हैं बायोहैज़र्ड्स, बायोहैज़र्ड्स हैं क्या, उनकी बेस क्या है, बुनियाद क्या है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, और बायोहैज़र्ड्स के क्या यूज हैं बायोसेफ्टी एंड बायोएथिक्स के अंदर। ठीक है, तो बायोहैज़र्ड्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और ख़तरनाक होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज हो करते हैं। ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंसानों को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, इसके अलावा एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और इन्वायरमेंट के अंदर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन जो है जिससे बायोहैज़र्ड्स हो सकता है। ठीक है, बायोहैज़र्ड्स जैसा कि आपको पता है बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स को यानी कि एब्रीवेट करके बायोहैज़र्ड्स नाम रखा गया है। ठीक है, इसको बायोहैज़र्ड्स भी कहा जाता है। टू बायोलॉजिकल सब्सटेंस दिस पोज अ थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो वो यानी कि इस तरह का सब्सटेंस, वो बायो सब्सटेंस या बायोलॉजिकल सब्सटेंस जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को नुकसान हो, या नुकसान होने का खतरा हो, या नुकसान होने का अंदेशा हो, तो इस तरह के तमाम जो है कंपाउंड्स को, या जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बायोहैज़र्ड्स कहा जाता है। ठीक है, प्राइमरी दैट ऑफ ह्यूमन, इसका मकसद ये है कि आप प्रायोरिटी जिसमें ह्यूमन है, बेसिकली ह्यूमन है, कि ह्यूमन को वो चीज़ें कॉज नहीं करती। ठीक है, ह्यूमन को कॉज करती है। अच्छा, बायोहैज़र्ड्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जस्ट लाइक मेडिकल वेस्ट, सैंपल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस और टॉक्सिन फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज दैट कैन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, यानी कि जिसको बायोलॉजिकल कंटामिनेशन भी कहा जाता है। इसकी जो बेस होती है वो मेडिकल वेस्टेज हैं, सैंपल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद जो होते हैं वो भी हैं, जस्ट लाइक वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, या उनसे जो सोर्सेज होता है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो उनके कंपाउंड्स होते हैं, वो भी जो है मेन सोर्सेज होते हैं बायोहैज़र्ड्स का। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। सही बच्चे, आ रही है बात समझ में? आगे चलते हैं। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय ऑक्यूपेशनल बायोहैज़र्ड? ऑक्यूपेशनल बायोहैज़र्ड्स के अंदर तमाम चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। इसको पेशा वाराना बायोहैज़र्ड्स जिसको कहा जाता है। असल में क्या होता है कि मेडिकल बायोहैज़र्ड्स अलग है, ठीक है, एग्रीकल्चर बायोहैज़र्ड्स अलग है, बाकी भी बहुत सारे बायोहैज़र्ड्स की ग्रुपिंग है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल के अंदर वो तमाम यानी कि इंक्लूड हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। अगर मेडिकल या बायोमेडिकल हैज़र्ड्स देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है डिटेल के साथ है। मैं आपको कुछ, लेकिन वो जो है आपको मैं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देयर आर एट लीस्ट 193 important biological agents that show infectious, allergic, toxic or carcinogenic activities in the working population। ठीक है, तो मोर देन, या तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 193, यानी कि आप ऐसा समझ लें कि ऑलमोस्ट 200 इस तरह के बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जिसको बायो एजेंट्स भी कहा जाता है, जो कि कॉज करते हैं इन्फेक्शन कॉज करते हैं, एलर्जिक कॉज करते हैं, टॉक्सिक क्रिएट करते हैं, और कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। ठीक है, इस तरह के इन वर्किंग पॉपुलेशन का मकसद है जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन एक्टिवेट होती है या सोशलाइज्ड होती है, जहाँ पे पॉपुलेशन का काम होता है। हम सिर्फ समझते ये कि लैब के अंदर या लेबॉर्ट्रीज के जो लोग हैं वो महफूज नहीं, सिक्योर नहीं। इवन आप पब्लिकली जो हैं, जो आम लोग लोकल हैं, वो भी नहीं इससे महफूज। बाकी जो पेशा वाराना लोग हैं वो भी इससे महफूज नहीं है। किस तरह महफूज नहीं है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, दीज एजेंट्स, कौन कौन से एजेंट्स हैं मैं आपको बता चुका हूँ। दीज एजेंट्स आर वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट सब्सटेंसेस। अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ प्लांट सब्सटेंसेस भी जो होते हैं वो काज करते हैं बायोहैज़र्ड्स का, जस्ट लाइक। हाँ हमजा बताओ, जस्ट लाइक हमजा। सर प्लांट्स में। जी जी, प्लांट सब्सटेंसेस कौन 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 से हैं जो कि कॉज करते हैं बायोहैज़र्ड्स, यानी कि जिसकी वजह से सोच जिसकी वजह से सर पोलन पोलन है। पोलिन ग्रेन ये अलग है, टॉक्सिक नहीं, टॉक्सिक तो नहीं होते, पॉलन टॉक्सिक टॉक्सिक। सब्सटेंस नहीं करते। बहुत सारे एलर्जिक होते प्लांट्स, हैं। हाँ, प्लांट्स वगैरह में बहुत सारे सर टॉक्सिक, जहन में नहीं आ रहा, अभी पढ़ा तो है। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि टॉक्सिक कंपाउंड्स सीक्रेट करते हैं। ठीक है, जो उन प्लांट्स को अगर यूज़ किया जाए तो टॉक्सिसिटी होती है, इंसान परेशान होता है, मेंटल डिसऑर्डर भी परेशान करता है, जस्ट लाइक इसका हेम्प, भंग वगैरह जो है वो भी इसमें आ जाती है, अफीम भी आ जाती है, और टोबैको के बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसकी वजह से जो है वो जो है बहुत ज़्यादा बायोहैज़र्ड्स कॉज करते हैं। इसी तरह इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स के अंदर अर्थोपोड्स जो हैं, यानी कि जिसके अंदर इंसेक्ट्स आ जाते हैं,
वो सबसे ज्यादा बायोहेजर्ड्स काज करते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर अगर जैसे स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन भी बायोहेजर्ड्स काज करता है। स्नेक है, स्नेक भी इसमें अंदर आ जाता है, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, बाज़ जो हैं फ्लाइज भी हैं, वो भी आर्थ्रोपोड्स के अंदर आ जाती हैं। आर्थ्रोपोड्स के अंदर वो भी कॉज करती हैं बायोहेजर्ड्स। ठीक है, एंड सब्सटेंसेस डिराइव्ड फ्रॉम वर्टिब्रेट एनिमल्स, और इस तरह के सब्सटेंस जो वर्टिब्रेट्स एनिमल से भी हासिल किए जाते हैं, वो भी बाज़ क्या कॉज करते हैं, वो भी बायोहेजर्ड कॉज करते हैं। ठीक है, अच्छा, लार्ज ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स आर एक्सपोज टू दीज बायोहेजर्ड्स, इनके बहुत सारे ग्रुप्स हैं इसके अंदर। ठीक है, ना सिर्फ वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई हैं, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि बायोहेजर्ड का जो है वो कॉज करते हैं, वो सोर्स हैं। सही है। अच्छा, कौन कौन लोग इससे अफेक्टेड होंगे? द रिस्क इज ग्रेटेस्ट अमंग हेल्थ केयर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रिस्क होता है वो किसको अकर होता है? वो कौन फेस करते हैं? हेल्थ केयर वाले, मेडिकल वाले, लेबॉर्ट्री वर्कर जो साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर हैं जो लैब में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और स्पेशली जो ह्यूमन पैथोजेंस पे काम कर रहे होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। इस कोरोना वायरस की आपको पता है, इसका नेचर का भी पता है। अब तो तकरीबन साल होने वाला है, बल्कि साल हो चुका है, इससे भी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, इससे क्या हुआ आपको पता है? कितने डॉक्टर्स बेचारे जो है ना काफ़ी लोगों की जान बचाते बचाते खुद मर गए। बहुत सारे मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए, उन्होंने खुद फेस किया, उन्होंने खुद इन चीज़ों को देखा। तो सबसे ज़्यादा जो है इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली ये डॉक्टर्स वगैरह, ये जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है। तो जो ये जितने भी काम कर रहे होते हैं, लैब वर्क कर रहे होते हैं, रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इनका बहुत बड़ा सोसाइटी के अंदर क्रूशियल रोल होता है। जब इस तरह की कंडीशंस आती हैं, पैथोजेंस आते हैं, या इस तरह की वबा आ जाती है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रंट लाइन पे आ जाते हैं और यही सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं सेकंड पॉइंट। ये तो ग्रुप हो गया, मेडिकल ग्रुप आपको पता चल गया। इसके बाद एग्रीकल्चरल वर्कर्स हु आर एट रिस्क फ्रॉम डस्ट बॉर्न बायोलॉजिकल एलर्जेंस। जो कि एग्रीकल्चर्स होते हैं, उनके जो हैं उनके लिए भी बड़े मुश्किलात पैदा होती हैं बाज़। ठीक है, डस्ट बॉर्न बायोलॉजिकल एलर्जेंस हैं, टॉक्सिन्स हैं, एंड बाय पैरासाइटिक वर्म्स इन वार्म क्लाइमेट। ठीक है, पैरासाइटिक वर्म्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इस तरह, जो हैं छोटे छोटी जो हैं वर्म्स हैं, जिसकी वजह से, काटने की वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। डेथ नहीं हो सकती तो हॉस्पिटलाइज ज़रूर हो जाता है। ठीक है, डस्ट बॉर्न बायोलॉजिकल जो एलर्जेंस हैं ये भी बहुत सारे हैं। जस्ट लाइक डस्ट बॉर्न को छोड़ के अगर आप स्प्रे वगैरह करते हैं पेस्टिसाइड का, हैवी पेस्टिसाइड का, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा एलर्जी कॉज करती है। बाज़ औक़ात बहुत सारे फार्मर्स हैं उनकी डेथ भी हो जाती है अगर वो इनहेल कर लें। तो इसीलिए जो है उनको ये प्रिकॉशन दिया जाता है, रिकमेंडेड किया जाता है कि आप जो है जो विंड की डायरेक्शन हो उसके अगेंस्ट आप स्प्रे करें, बल्कि उसके सामने ना करें, इनकी हवा के साथ साथ करें, ताकि आपकी तरफ वो जो है फ्यूम्स वगैरह जो हैं वो ना आए। ठीक है, तो इस तरह से एक ग्रुप आपका मेडिकल होगा, एक एग्रीकल्चरल हो गए। आगे चलते हैं। अच्छा, बायोहैजर्ड्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर मेनी अदर प्रोफेशंस, जस्ट लाइक वुड वर्कर्स। वुड वर्कर्स जो वुड के अंदर काम कर रहे होते हैं, बाजू का जो है ना लकड़ी भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। ठीक है, उसकी डस्ट की वजह से अगर वो डस्ट इनहेल हो जाती है या चली जाती है फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट्स करती है। ठीक है, अच्छा, वर्कर्स ऑफ टेक्सटाइल प्लांट्स, जाहिर बात है टेक्सटाइल प्लांट्स के अंदर जितने भी वर्कर्स काम करते हैं वो भी आसान नहीं होता। सेवेज के अंदर आपको पता है बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा जो है वो मजदूर जो होते हैं, लेबर्स होते हैं, वो मर जाते हैं जब सेवरेज के अंदर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की जो है वो गैसेस जो है वो क्रिएट हो चुकी होती हैं, जो कि गैसेस की वजह से उनकी जो है ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो फौरी मर जाते हैं। तो इस तरह की खतरनाक गैसेस जो हैं वो सेवेज के अंदर होती हैं। कंपोस्ट वर्कर हो गए, माइनर्स हो गए, एंड रिनोवेटर्स हो गए। ठीक है, तो ये तमाम जो प्रोफेशंस हैं ये जो हैं बायोहैजर्ड्स को फेस कर रहे होते हैं बाजू का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये तमाम ग्रुप आ जाते हैं जो बायोहैजर्ड्स की वजह से जो है बाजू का फेस कर होते हैं। बाजू का ये इनको इंजरी भी हो जाती है, और बाजू का जो है ये जो है मर भी जाते हैं बेचारे। ठीक है, आ ये बात समझ में बच्चे? आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात, या मैं जी इंडिविजुअली? सर। यस सर। ओके जी ओके सर। यस सर, सुन रहे हैं। ओके, गुड बच्चे।
अच्छा, बायोहैज़र्ड्स का जो है एक सिंबल है, एक साइन है। ये साइन जो आप देखेंगे तो इसको कहा जाता है कि बायोहैज़र्ड्स। ये साइन कहाँ पे होता है हमजा? आसिफ को पता होगा, आसिफ। यस सर, लेबोरेटरीज में होता है ये, जहाँ पे ये ये डिस्कॉर्डर के ऊपर होता है सर, लगातार वर्क हो रहा होता है। सॉलिड डिस्कॉर्डर कलर सॉलिड। का मैं नहीं कह रहा, कलर ये किसी भी कलर में हो सकता है। आसिफ आपको पता होगा, बताओ। जो हैजल्डियस वेस्ट होता है उसके जो जो सॉलिड वेस्ट कंटेनर होते हैं उनके ऊपर होता है सर ये साइन। और लैब्स के अंदर जहाँ पे हम डिस्कार्ड करते हैं, गार्बेज डिस्कार्ड करते हैं, जो वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट हो चाहे केमिकल वेस्ट हो, तो ये वहाँ पे ये साइन होता है। यहाँ केमिकल्स वगैरह होते हैं, उन पे भी ये साइन होता है। इसका मकसद ये है कि इसके अंदर हैजर्ड से, बायोहैजर्ड से, तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर है, करेक्टरिस्टिक सिंबल है, जिसका मकसद ये है कि ये बायोहैजर्ड है। ठीक है, इसके जो है 3 एंगल्स है, ये 3 एंगल्स नहीं है बल्कि 3, आप इसको क्या कह सकते हैं, हिलाल जिसको कहा जाता है, क्या का क्रीसेंट है, और बीच में जो है वो क्या कहते हैं, सर्किल है। तो ये यानी कि एक यूनिक बनाया गया है सिंबल, जो वर्ल्ड वाइड के तौर पर मशहूर है, जिसका मकसद ये है कि ये बायोहैजर्ड्स हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स के अंदर, लैब्स के अंदर ये साइन जो होते हैं वेस्ट के लिए यूज होता है, और बाजू का जो केमिकल्स आते हैं, जो बड़े ड्रम वगैरह आ जाते हैं, तो उनके अंदर भी ये साइन होता है, उन पे भी साइन होता है कि ये बायोहैजर्ड्स हैं। ठीक है, जिनमें अगर यूज किया जाता है। सही है बच्चे। अच्छा, बायोहैजर्ड लोगो कब आया, कैसे आया, क्यों आया, तो इसकी भी एक छोटी सी हिस्ट्री है, लेकिन मैं वो हिस्ट्री डिटेल में नहीं जाना चाहता। ठीक है, वो आपके इतने काम की भी नहीं है। बायोहैजर्ड सिंबल वाज डेवलप्ड इन 1966 बाय चार्ल्स बेल्डविन। ठीक है, एक चार्ल्स बेल्डविन थे जिन्होंने इस सिंबल को डेवलप किया, इस सिंबल को ले आए। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। वो खुद क्या थे, इन्वायरमेंटल हेल्थ इंजीनियर। ठीक है, इन्वायरमेंटल हेल्थ इंजीनियर थे। ठीक है, वो डाउ केमिकल कंपनी थी। ठीक है, जहाँ पे कंटामिनेट प्रोडक्ट्स थे तो उनमें काम करता था। तो वहां से उन्होंने क्या किया कि बायोहैजर्ड्स देखा, तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे काम किया जाए और इस तरह का लोगो बनाया जाए, इसको अलग किया जाए, और इसको जो है प्रॉपरली इसको जो है वो किया जाए, क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट की जाए। बाजूकात क्या होता है हमारे हॉस्पिटल्स में, ये हमारे साथ जो बच्चा है आसिफ, ये काम करता है। ठीक है, बाजूकात क्या होता है कि हम वेस्ट मटेरियल को वो ट्रीटमेंट नहीं करते या प्रॉपरली गार्बेज नहीं करते, बाजूकात हम जो है पब्लिकली ग्राउंड में भी फेंक देते हैं। लेकिन ये रूल्स रेगुलेशन नहीं है, मैं तमाम की बात नहीं कर रहा, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल सर्विस होती है जो कि ये चीज़ें ले जाती है। ठीक है, हर किसी को से जो है वो नहीं होता, यानी कि हर किसी को आप नहीं दे सकते, लेकिन बाजूकात कुछ जो हैं अटेंडेंट ऐसे होते हैं, पैरामेडिकल का लोअर स्टाफ कह रहा हूँ, जो सफाई वाले होते हैं, वो इन चीज़ों को कलेक्ट करके ले जाते हैं, क्योंकि इनका मार्केट में कुछ रेट होता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। कुछ अर्सा पहले जो हैं कराची से बाहर मज़ाफ़ात में बहुत ज़्यादा खून की बोतलें मिली थी, वो एक्सपायरी थी, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो एक्सपोज नहीं की जाती, पब्लिकली उनका एक्सपोजर नहीं किया जाता, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो कोई भी यूज़ कर सकता है, जस्ट लाइक इंसेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, बर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, या जो हैं डोमेस्टिक एनिमल्स है, डॉग्स वगैरह हैं या कैट्स, जो भी चीज़ें हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब वो किस लेवल पे हैं, क्या चीज़ें हैं उनके अंदर, वी डोंट नो। तो ये बायोहैजर्ड्स की एक टाइप है। ठीक है, आ रही बात समझ? आसिफ मैं सही कह रहा हूँ, इस तरह होता है या नहीं होता? जी जी सर। हाँ, तो बाज़ औक़ात ये बड़े इश्यूज आते हैं, क्योंकि जो हैं लोअर स्टाफ होता है, कभी कभार इन चीज़ों को ले जाता है। इवन जब ड्रिप वगैरह लगाते हैं, ये इस तरह की बोटल्स होती हैं और बाकी चीज़ें हैं, वो कलेक्ट करके ली जाती हैं, जिनके बहुत ज़्यादा बायोहैजर्ड्स जो हैं वो होते हैं। ठीक है, जनरली यूज्ड एज वार्निंग। अच्छा, इस सिंबल को यूज़ किया गया एज अ वार्निंग के तौर पर। ठीक है, आप यानी कि आप तमाम चीज़ों को एक्सपोज ना करें। ठीक है, जो भी सब्सटेंसेस हैं अब एक्सपोज ना करें, बल्कि इनके कुछ प्रिकॉशन से, कुछ रिकमेंडेशन से वो करें। जी बच्चे। सर इसको तो सी में भी तो डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ये ड्रिप नहीं वगैरह ये। नहीं, ये पहले किया जाता था, लेकिन इसको फिर फौरी तौर पे रोका गया था, क्योंकि सी एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। बाज़ों का इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा एलर्जिन होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, इसके जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक नताए जा सकते हैं। लेकिन अब सी के अंदर इसको जो है वो नहीं किया जाता, डिस्कार्ड, डंप ऑफ नहीं किया जाता इनको। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोहैजर्ड्स, अब देखते हैं क्या क्लासिफिकेशन है बायोहैजर्ड की। अच्छा, तो क्या होता है कि ग्रुपिंग के अंदर जब हम बायोहैजर्ड्स को ग्रुप करते हैं, इंसेक्ट्स, एनिमल, ह्यूमन, किस पर्पस के जो है वो हमारे पास
जो है बायो हेजर्ड्स हैं, तो फिर एक नंबर दिया जाता है, यूएन नंबर जिसको कहा जाता है, या यूएन आईडीज कहा जाता है, जो कि शो करता है कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सा सब्सटेंस है। यानी कि अगर कुछ कंसाइनमेंट्स आ रही हैं, कुछ सामान आ रहा है, तो वहाँ पे बायो हेजर्ड्स का साइन होता है और एक यूएन नंबर होता है, ठीक है। जस्ट लाइक एक्सप्लोजिव है, फ्लेमेबल लिक्विड है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, या कुछ और काम का। तो ये इंटरनेशनल जब ट्रांसपोर्टेशन होती है, जस्ट लाइक सी पोर्ट के थ्रू, एयरपोर्ट्स के थ्रू, ठीक है, तब क्या किया जाता है कि तब इन चीज़ों को जो है जब वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन कंट्री टू अनदर कंट्री सेंड किया जाता है, तो ये साइन जरूर लगाया जाता है विथ नंबर के साथ, ठीक है। यूएन नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय यूएन? यूएन यानी कि यूनाइटेड नंबर, और यूएन आईडीज आर 4 डिजिट्स नंबर। ये 4 डिजिट्स नंबर होते हैं, 4 नंबरों पे होते हैं। वो कौन कौन से नंबर है वो नीचे मैं आपको बताता हूँ। दैट आइडेंटिफाई हैजर्ड सब्सटेंस एंड आर्टिकल्स such as explosive, flammable liquid, toxic substances in the framework of international transport. अच्छा, there is no UN number allocated to non-hazard substance. अगर कोई UN नंबर नहीं है, यानी कि वो नॉन हेजर्ड सब्सटेंसेस हैं, यानी कि अगर उन पे लोगो नहीं है और नंबर नहीं है, तो यानी कि उनको नॉन हेजर्ड सब्सटेंस तस्वर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। ये है क्लासिफिकेशंस, ठीक है। क्लासिफिकेशन के अंदर 4 कैटेगरीज आती है। नंबर 1 कैटेगरी ए कहलाती है, जिसको UN 2814 कहा जाता है। कैटेगरी बी के अंदर UN 2900 जो है 2900 कैटेगरी बी है। कैटेगरी बी के अंदर UN 3373 ये भी जो है कैटेगरी बी UN में आ जाती है। इसके अलावा रेगुलेटेड मेडिकल वेस्ट, जिसकी कैटेगरी जो है जो यानी कि मेडिकल पर्पस के लिए होती है, वो UN 3291, ठीक है। अब आ जाते हैं कि ये होता क्या है। नंबर 1 पे आ जाते हैं कैटेगरी ए के अंदर, ठीक है। कैटेगरी ए 2814 ये क्या है? ये है इन्फेक्शियस सब्सटेंस अफेक्टिंग ह्यूमन एंड एनिमल्स। यानी कि इस तरह के उनके अंदर सब्सटेंसेस होते हैं, इस तरह का जो है वो चीजें होती है जो कि अफेक्ट कर सकती है ह्यूमन और एनिमल्स को। यानी कि उनकी जितनी भी कंसाइनमेंट होगी उस पे जो है वो एक लोगो साइन होगा, और ये जो है नंबर 2814, ठीक है, ये उसमें दर्ज होगा, जिसका मकसद यही है कि ये खतरनाक चीजें हैं, इंसान को भी अफेक्ट कर सकते हैं और एनिमल को भी, ठीक है। सब्सटेंस इन अ फॉर्म केपेबल ऑफ काजिंग परमानेंट डिसेबिलिटी, जिसकी वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है, लाइफ थ्रेटिंग, लाइफ को भी खतरा हो सकता है, ठीक है, और फेटल डिजीजेस इन अदरवाइज हेल्दी ह्यूमंस और एनिमल्स व्हेन एक्सपोजर टू इट। अगर इस चीज़ का एक्सपोजर हो जाता है, इन सब्सटेंसेस का या केमिकल का एक्सपोजर हो सकता है, तो ह्यूमन हेल्थ को भी खतरा है और एनिमल को भी खतरा है, ठीक है। तो इस तरह की कंसाइनमेंट होती है, या इस तरह के जो आर्टिकल्स होते हैं, या इस तरह का जो सामान होता है, तो उस पर ये नंबर दर्ज होता है विथ लोगों के साथ। अच्छा, फिर आ जाते हैं कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी के अंदर जो नंबर है UN 2900, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अफेक्टिंग करते हैं एनिमल्स ओनली। अगर इसमें जो है इस तरह के सब्सटेंस हैं या केमिकल्स हैं, तो ये जो है नंबर दर्ज किया जाता है इंटरनेशनली, जिसका मकसद क्या होता है, दैट इज नॉट इन अ फॉर्म ऑफ जनरली केपेबल ऑफ काजिंग परमानेंट डिसेबिलिटी, जिसकी वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी भी नहीं हो सकती, लाइफ थ्रेटनिंग भी नहीं है, और फेटल डिजीज भी नहीं है, ठीक है। अदरवाइज ह्यूमन हेल्थ एनिमल्स एक्सपोज्ड टू देमसेल्व्स अकर्स, ठीक है। तो बाकी चीज़ों को वो अकर कर सकता है, या एनिमल्स ओनली को अकर कर सकता है, ठीक है। इसके बाद ये 2 कैटेगरीज और आ जाती हैं। कैटेगरी बी UN 3373, इसका मकसद होता है कि बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड फॉर डायग्नोस्टिक और इन्वेस्टिगेटिव पर्पस। अच्छा, तो अब ये जो कैटेगरी है, ये स्पेशल कैटेगरी है। जस्ट लाइक कुछ सैंपल हैं, ब्लड के सैंपल हैं, कोई टिश्यूज हैं, स्किन के टिश्यू हो सकते हैं, यानी कि किसी सैम्पलिंग के पर्पस के लिए जा रहे हैं, किसी डायग्नोस्टिक की पर्पस के लिए यानी कि ये जा रहे हैं। जस्ट लाइक हम बाज़-औक़ात कुछ जो है सैंपल भेजते हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक, फॉर द पर्पस ऑफ आइसोलेशन, फॉर द पर्पस ऑफ टेक्सोनॉमिकली आइडेंटिफिकेशंस। तो इस तरह की जो सैंपल्स वगैरह होते हैं, तो उसमें ये दर्ज किया जाता है, ये नंबर बताया जाता है 3373 UN, ठीक है। बच्चे, बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। तो जी सर। जो बायोलॉजिकल सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं इंटरनेशनली, उन पे ये नंबर दिया जाता है, ठीक है। कैटेगरी बी UN 3373, ये किस पर्पस के लिए? डायग्नोस्टिक और इन्वेस्टिगेटिव। इन्वेस्टिगेटिव का मकसद यही है कि कोई इन्वेस्टिगेशन है, कोई काम है, कोई पर्पस है, कोई सैम्पलिंग है, कोई रिसर्च का काम है, तो ये दर्ज किया जाता है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है लास्ट, रेगुलेटेड मेडिकल वेस्ट UN 3291,
ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि तमाम डिस्पोज किया हुआ जो है सब्सटेंस होता है। वेस्ट आर रीयूजेबल मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एन एनिमल आर ह्यूमन। ठीक है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिसको जो वेस्ट है या जिसको रीयूजेबल मटेरियल है वो चाहे इंसान के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज किया गया है या ह्यूमन के लिए। ठीक है, आर फ्रॉम बायोमेडिकल रिसर्च या बायोमेडिकल रिसर्च से हो, विच इंक्लूड्स द प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। इसके अंदर क्या होती हैं, टेस्टिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं और इस पे ये नंबर दिया जाता है अगर मेडिकल या बायोमेडिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। तो आगे समझ में ये क्लास। जी बच्चे। सर ये जो मेडिकल कैटेगरी के नंबर है ये कांस्टेंट नंबर है या हर प्रोडक्ट के लिहाज से ये डिफरेंट नंबर नहीं, होंगे? नहीं नहीं बच्चे, अगर मेडिकल का जितना भी सामान होगा उसके वेस्टेज का जितना भी सामान होगा इसमें यही एक नंबर लगेगा। ये नंबर परमिनेंट है, यानी कि ये 4 ग्रुप हैं। ठीक है, अगर जो है सब्सटेंस इंसानों को यानी कि कुछ इस तरह की अद्विया हैं या कुछ इस तरह की चीजें हैं सब्सटेंस जिसकी वजह से ह्यूमन और जो है एनिमल्स को अफेक्ट कर सकते हैं तो इसमें UN 2814 यानी कि ये लिखा हुआ होगा। ये कैटेगरी तो नहीं लिखा हुआ, कैटेगरी तो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, यानी कि 4 टाइप बताएंगे लेकिन ये नंबर और विद साइन ऑफ बायोहैजर्ड जरूर होंगे उसमें। आ रही है बात समझ में? ये परमानेंट नंबर है, ये नंबर चेंज नहीं होते। ओके सर। अच्छा बच्चा। अच्छा तो सर नंबर की बेस पे ही इसकी कैटेगरी को आइडेंटिफाई किया जाता है जी 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 जी, ये नंबर की बेस पे। ये नंबर की बेस पे जो है ना वो जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं है। या कस्टमर्स होते हैं वो समझ जाते हैं कि इसके अंदर क्या सामान है। ठीक है, चलें बच्चे आगे चलते हैं। इसके बाद आता था लेवल ऑफ बायोहैजर्ड। ठीक है, बायोहैजर्ड्स के क्या क्या लेवल्स होते हैं। लेवल में आपको ऑलमोस्ट पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी रिपीटेशंस हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का US का एक सेंटर है CDC, सेंटर ऑफ फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंटेशन। ठीक है, उन्होंने डिफरेंट डिजीज को और बायोहैजर्ड्स के लेवल को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैटेगराइज किया है। ठीक है, उनको डिवाइड किया है, जिसके अंदर लेवल 1 मैं आपको कल परसों पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, लेवल 1 बीइंग मिनिमम रिस्क। लेवल 1 के अंदर क्या होता है, कम से कम रिस्क होता है और एज कंपेयर टू लेवल 4। ठीक है, और लेवल 4 के अंदर एक्सट्रीम रिस्क होता है। ठीक है बच्चे। अच्छा, लेबोरेटरीज एंड अदर फैसिलिटीज आर कैटेगरीज। अच्छा, लेबोरेटरीज और जो बाकी कैटेगरीज हैं उसको BCL या BSL। ठीक है, मैं आपको हालांकि बता चुका हूँ BSL और BCL तकरीबन तमाम जो है ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। BCL बायो कंटामिनेट लैब कहा जाता है, या अगर इसको इस तरह कहा जाता है बायो कंटामिनेट बायो सेफ्टी लैब या सेफ्टी लैब भी कहेंगे तो इसमें कोई ये नहीं कि वो नहीं है। तो इसके अंदर जो है BSL 1 to 4 कैटेगरीज हैं। ठीक है, RS P1, व्हाट डू यू मीन P1 का मकसद होता है पैथोजन और प्रोटेक्शन। ठीक है, तो P इसको कहा जाता है। तो इस तरह के इनके लेवल बनाए गए, जो लेवल बनाया गया वो CDC ने लेवल बनाया है। ठीक है, तो ये CDC एक इदारा है जो टोटली डिपेंड करता है किस पे, डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंटेशन। उनका काम ही डिजीज पे है। ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए तो उन्होंने ये जो है डिफरेंट लेवल बनाए हैं जो कि वर्ल्ड वाइड के तौर पर इसको माना जाता है इस काम को। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। सर हमजा को ऐड कर लें। बच्चे मैंने कर लिया उनको ऐड, वो ऐड हो चुके हैं। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, बायोहैजर्ड लेवल 1 के अंदर आपको पता है कि वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि इतने ज़्यादा एक्सट्रीम या इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। ठीक है, जस्ट लाइक बैक्टीरिया वायरस इंक्लूडिंग ये बेसिलस सबटिलिस है, या जो है हेपाटाइटिस है, वर्सीला के अंदर चिकन पॉक्स वगैरह है, या कोलाई है। तो ये जो है ये इतने एक्सट्रीम पैथोजेंस कॉज नहीं करते। ये इवन जो है कोलाई तो इंसान के स्टमच के अंदर भी पाया जाता है। तो ये इनका जो रोल होता है वो इतना ज़्यादा क्रूशियल रोल, यानी कि इतने खतरनाक नहीं होते। ठीक है, एट दिस लेवल प्रिकॉशंस अगेंस्ट द बायोहैजर्ड्स मटेरियल इन क्वेश्चंस आर मिनिमम, यानी कि मिनिमल होता है, कम होता है। ठीक है, मोस्ट लाइकली इन्वॉल्विंग ग्लव्स एंड सम सॉर्ट ऑफ फेशियल प्रोटेक्शन। तो बाज़-औक़ात क्या किया जाता है, जो फेशियल प्रोटेक्शन है जस्ट लाइक मास्क वगैरह पहना जाता है या ग्लव्स का यूज़ किया जाता है ताकि ये जो है नेल्स वगैरह के अंदर अफेक्टेड ना करें। और ये नॉन इन्फेक्शियस बैक्टीरिया होते हैं ज़्यादातर। तो बायोहैजर्ड लेवल 1 जो होता है वो लो लेवल होता है, इसके अंदर जो है वो
इसके चांसेस कम होते हैं, किसकी चीज़ के कंटामिनेशन के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, BSL-1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ, ई कोलाई है या बेसिलस सबटिलिस हैं, ये इसमें आ जाते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें और चीज़ें नहीं यूज़ होती, इसमें ज़्यादातर जो है प्रोटेक्शंस के लिए ग्लव्स का यूज़ किया जाता है और मास्क का यूज़ किया जाता है BSL-1 के अंदर। तो मास्क और ग्लव्स जो हैं वो इनफ है। अगर आप उसको जो है आइसोलेट कर रहे हैं या आप उस पर काम कर रहे हैं या उस पर आप जो है कोई काम करने जा रहे हैं या जो है डायग्नोस्टिक करने जा रहे हैं, तो इस पे जो है ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे चलते हैं। तो ये मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर रिपीटेशन हो रही है तो कोई मसला नहीं है। बायोहैज़र्ड लेवल 2, ठीक है, ये जो है माइल्ड डिजीज़ होते हैं। माइल्ड डिजीज़ का मकसद ये होता है कि जो डिजीज़ हल्की बीमारी काज करें, ठीक है, यानी कि थोड़ी सी हल्की बीमारी काज करें, छोटी बीमारी काज करें। ओनली माइल्ड डिजीज़ टू ह्यूमंस आर डिफ़िकल्ट टू कॉन्टेक्ट वाया एरोजोल इन लैब सेटिंग। और बाज़ औक़ात ये होता है ना कि वो इतना ज़्यादा जो है वो डिस्पर्स या ट्रांसमिट नहीं होती एरोजोल के थ्रू, ठीक है, सच इज़ हेपाटाइटिस A, B, C है, इन्फ्लुएंजा है, लाइम डिजीज़ है, सल्मोनेला है, मम्प्स हैं, मीजल्स हैं, डेंगू फीवर है, ठीक है। ये 1% टू अनदर पर्सन कॉज नहीं करती बाज़ औक़ात, ठीक है। तो ये जो है लेवल इस पे काम किया जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह की डिजीज़ें जो कॉज करती भी हैं लेकिन कुछ नहीं करती। रूटीन इसमें क्या लो रूटीन डायग्नोस्टिक वर्क विद क्लिनिकल स्पेसिमेन कैन बी डन सेफली एट बायोसेफ्टी लेवल 2। अच्छा, बायोसेफ्टी लेवल का मकसद ये होता है कि बायोसेफ्टी चैम्बर वगैरह का यूज़ किया जाता है इसके अंदर। मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, मेरे ख्याल में लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। इसके अंदर चैम्बर्स का यूज़ किया जाता है। बायोसेफ्टी जो है वो लेमिनार एयर फ्लो का यूज़ किया जाता है ताकि उसके स्पेसिमेन को डायग्नोस्ट किया जा सके, उसके स्पेसिमेन पे काम किया जा सके, ठीक है। अच्छा, रिसर्च वर्क जस्ट लाइक कौन कौन सा रिसर्च वर्क जिसके अंदर को कल्टिवेशन है, वायरस रेप्लिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय को कल्टिवेशन? जी बच्चे, अब आप लोग फंस गए सब। को कल्टिवेशन, व्हाट डू यू मीन बाय को कल्टिवेशन? हमजा सर एक ही साथ 2 से 3 नहीं, या 1 से नहीं, ज्यादा नहीं, बैक्टीरियल नहीं, स्पीशीज को कल्चर गलत, करवाना। गलत। हमजा इब्राहिम, अफला, अफशा, आसिफ, सबसे सवाल है। आसिम, अस्मा, दानियाल, फहीम, हमजा, सर आसिफ। आई थिंक एक ही पेट्री डिश में हम 2 कल्चर को ग्रो करवा रहे नहीं, हैं। नहीं, जल्दी बताएं, सो रहे थे ना आप लोग सब, बताएं जल्दी। सर वही 2 डिफरेंट कल्चर्स को कल्टीवेट कर रहे हैं। नहीं, को का मकसद क्या होता है? एसोसिएट। को क्या होता है? मतलब सर साथी। कल्टीवेशन के साथ ही कोई दूसरा काम भी हो रहा नहीं, है। ये इस तरह नहीं है बच्चे, ये मैं आपको बता, को कल्टीवेशन का मकसद, ये आवाज, अच्छा चलो, को कल्टीवेशन का क्या मकसद है? को कल्टीवेशन का ये मकसद है कि ऑलरेडी आपके पास कल्चर पड़ा हुआ हो या कल्चर आपके पास मौजूद हो, स्पेसिमेन मौजूद हो, आप उस कल्चर को ट्रांसफर करें एक नए कल्चर के अंदर, तो वो को कल्टीवेशन कहलाता है, ठीक है। यानी कि एक कल्चर पड़ा हुआ या एक कल्चर स्पेसिमेन आपने डायग्नोज कर दिया, आप चाह रहे हैं इस पर फर्दर मोर स्टडी करें, ठीक है, लेकिन आप चाह रहे हैं इसको पहले रेप्लिकेट करें, इसको बढ़ाएं, इसको मल्टीप्लाई करें, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी कल्चर को उठा के 3-4 मल्टीप्लाई करते 3-4 और जो है मिनरल्स वगैरह या मीडिया के अंदर उसको ग्रो करवाते हैं। लेकिन तो सर जी सर वो तो सिलेक्शन हो गया ना वो तो सर। सब कल्चरिंग होती है सर, सब कल्चरिंग होती है सर। को कल्टीवेशन में तो हम ये उसको को कल्टीवेशन के अंदर ये तमाम चीजें आ जाती हैं कि आप उसमें कल्चरिंग करवा रहे हैं, को कल्टीवेशन करा रहे हैं, तो ये तमाम चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। को यानी कि उसी के साथ ही, यानी कि अगर आप चाहें तो यानी कि उसी के साथ ही उसको मल्टीप्लाई करा दें या अलग से करवा दें, तो ये को कल्टीवेशन ही में आ जाता है, ठीक है। इसमें 2 होती हैं चीजें, 2 इसमें आ जाती हैं चीजें को कल्टीवेशन के अंदर। एक ये होती है कि आप सेपरेट में इसको जो है वो करें, इसको जो है मल्टीप्लाई करें, या उसी के अंदर उसको मल्टीप्लाई करें, तो वो को कल्टीवेशन कहलाता है, सही है। वायरस रेप्लिकेशन स्टडीज, मैनिपुलेशन इन्वॉल्विंग कंसंट्रेटेड वायरस, तो ये तमाम जो रिसर्च वर्क है, इस तरह की स्टडी जो है वो कैन बी डन इन BSL बायोसेफ्टी लेवल 2 P2 फैसिलिटीज के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, BSL-2 के मार्क जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप देख सकते हैं, सल्मोनेला है, टाइफाई जिसको कहा जाता है, मीजल्स वायरस है, ये जो है आपके सामने है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन ज़्यादातर काम किया जाता है, ठीक है। BSL-2 प्रैक्टिस के अंदर क्या किया जाता है, ए शार्प कंटेनर होता है जिसके अंदर तमाम इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर आप इसमें देखें कंटेनर के अंदर, तो ये यहाँ पे बायोहैज़र्ड्स का साइन है,
तो तमाम चीज़ें क्या की जाती हैं, इसी के अंदर डिस्कार्ड की जाती हैं, इसी के अंदर रखी जाती हैं और इसको पैक करके ले जाया जाता है या इसको रीयूज़ के लिए ले जाया जाता है। जस्ट लाइक रीयूजेबल के लिए होते हैं तो इसको स्टरलाइज करके दोबारा रीयूज़ किया जा सकता है। तो ये जो होती है उसकी किट होती हैं, किट कह लें या आप इसका जो है एक प्रोटोकॉल कह लें, तो वो तमाम चीज़ें इसके यूज़ की जाती हैं। अ शार्प कंटेनर असल में क्या होता है, अ शार्प कंटेनर इज अ कंटेनर दैट इज फिल्ड विद यूज्ड मेडिकल नीडल्स। इसके अंदर नीडल्स को डिस्कार्ड किया जाता है एंड अदर शार्प मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जिस तरह नाइव्स हैं या और चीज़ें आ जाती हैं, तो वो तमाम स्केपल है जहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, वो इनको इनके अंदर डिस्कार्ड किया जाता है। दे फिट इनटू टू मेन टाइप्स, सिंगल यूज विच आर डिस्पोज्ड ऑफ विद द वेस्ट इनसाइड, ठीक है। तो ये रीयूजेबल होती हैं और सिंगल यूजेबल होती हैं। तो इस तरह की जो है ये इनके अंदर कैटेगरीज हैं, तो ये यूज की जाती हैं। अच्छा, बायोहैज़र्ड लेवल 3, ठीक है। इसके बाद आता है बैक्टीरिया एंड वायरसेस दैट कैन कॉज सेवर टू फेटल डिजीजेस इन ह्यूमन। फेटल डिजीज की मायने होते हैं वो यानी कि खतरनाक बीमारी जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है, ठीक है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। ये जो है बैक्टीरिया इस लेवल के अंदर वो डिजीज होते हैं जो कॉज कर सकते हैं, जो इंसानों को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। बट फॉर विच वैक्सीन और अदर ट्रीटमेंट्स एग्जिस्ट, यानी कि उनकी ट्रीटमेंट या वैक्सीन एग्जिस्ट हैं, मौजूद हैं, लेकिन जो है वो उस पर यानी कि काम किया जा सकता है, उस पर प्रिकॉशंस होती हैं और अवेलेबल होती है ट्रीटमेंट्स। इसमें कौन कौन सी डिजीज़ आ जाती है, एंथ्रेक्स है, वेस्ट नाइल वायरस है, वेनेजुएलियन इक्वाइन है या सार्स वायरस है, ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफस है, रिफ्ट वैली फीवर है, रिफ्ट वैली फीवर, येलो फीवर और मलेरिया। तो ये तमाम इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं या इनके जो है सोर्स हैं या पैथोजेंस हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है, यूज ऑफ स्टरलाइज्ड अपरेटस एंड स्टरलाइज्ड इक्विपमेंट्स शुड बी प्रैक्टिस्ड। इसके अंदर तमाम चीज़ों जो होती है वो स्टरलाइज यूज़ की जाती हैं, स्टरलाइज इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रॉपर सैनिटेशन की जाती है, प्यूरिफिकेशन की जाती है वाटर की, और जो है बाकी चीज़ों की जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को भी बहुत ज़्यादा स्टरलाइज किया जाता है या इंसाइनेटर के अंदर उसको जो है वो डिस्कार्ड किया जाता है, ताकि ये जो हैं दोबारा रिसाइकल ना हो सके या दोबारा एक्टिवेट ना हो सके या दोबारा जो है वो डिजीज़ कॉज ना कर सके। ये जो लेवल होता है एज़ कम्पेयर टू सेकंड और 1 से ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है बच्चे, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज करते हैं। BSL-3 के माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे, ये सार्स कोरोना वायरस है या बाकी ये आप देख रहे हैं वायरस, तो ये इस तरह के वायरस जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, BSL प्रैक्टिसेस में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह की इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया जाता है, किस तरह सेफ्टी चैम्बर जो है जिसको हम लेमिनार एयर फ्लो कहते हैं वो यूज़ किया जाता है। आप प्रोटोकॉल भी देख सकते हैं कि गोगल्स वगैरह हैं, लेकिन ये लैब गोगल्स नहीं है, ठीक है, और मास्क वगैरह है और जो हैं ग्लव्स हैं और प्रॉपर जो हैं वियरिंग, क्लॉथ वियरिंग है और हेड को जो है वो भी इन्होंने कवर किया हुआ है। और इसके अलावा इनकी जो ये स्टरलाइजेशन है या इनके ऑटोक्लेव जो चैम्बर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई फाई होते हैं और इनके अंदर बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखी जाती, बस यही चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये BSL-3 की प्रैक्टिसेस आप देख सकते हैं कि कितनी सिक्योरिटी के साथ और कितनी प्रोटेक्शन के साथ इस पर काम किया जाता है, ठीक है। और सबसे डेंजरस जो है वो बायोहैज़र्ड लेवल 4 है, जिसके अंदर सिर्फ 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पे काम किया जाता है, वायरस एंड बैक्टीरिया, ठीक है। दैट कॉज सेवर टू फेटल डिजीज इन ह्यूमन एंड फॉर विच वैक्सीन और अदर ट्रीटमेंट्स आर नॉट अवेलेबल। उन डिजीज पे काम किया जाता है वायरस और बैक्टीरिया के जिनकी कोई भी ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, जिसकी वैक्सीन भी मौजूद नहीं है, यानी कि अंडर ट्रायल है या फाइनलाइज होने के करीब है या उस पर काम किया जा रहा है, ठीक है। सच एज बोलावियन है, अर्जेंटाइन हेमोरेजिक फीवर है, मारबर्ग वायरस है, ईबोला वायरस है, हेंटा वायरस है, लासा फीवर वायरस है या अदर हेमोरेजिक डिजीज जितने भी हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो उन डिजीज पे जितना भी काम किया जा रहा है वो लेवल 4 के अंदर काम किया जाता है। इसमें जो है बहुत ही हाईली एक्सट्रीम केयर की ज़रूरत होती है, एक्सट्रीम प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। और पूरा एनवायरनमेंट जो होता है या वो बिल्डिंग ही अलग बनाई जाती है, ठीक है, और उस पूरी बिल्डिंग को जो है वो बिल्कुल केयर की जाती है ताकि उसका जो है बाहर जो है अंदर की हवा या बाहर जाती है तो वो भी फिल्ट्रेट होके डिफरेंट जो हैं
फिल्टर से पास आउट हो जाए, या जो उनका वेस्ट मटेरियल है उसको भी एहतियात के साथ डिस्पोज किया जाता है, तो ताकि आउटब्रेक ना हो। तो ये बहुत जो है हाई फाई बायोहैज़र्ड लेवल होता है। ठीक है, इसका आप अगर प्रिकॉशंस देखें या इसका प्रोटोकॉल देखें तो भी आपको नज़र आएगा कि जो है इसके लिए स्पेशल वेयरिंग होती है। ठीक है, और इसके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है, तब जाके इस पे काम किया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर साइंटिस्ट और रिसर्चर जो होते हैं वो इस पे काम करते हैं। When dealing with biohazards at this level, the use of a positive pressure personnel suit, एक पॉजिटिव पर्सनल PPS जिसको कहा जाता है, ट्रिपल PS के साथ कहा जाता है। ठीक है, विथ अ सिगरेटेड एयर सप्लाई इज मैंडेटरी। ठीक है, तो इस तरह का जो है वो सूट यूज किया जाता है, या इस तरह की क्लोथिंग यूज की जाती है ताकि वो इससे बचा रहे, या वो इससे जो है अफेक्टेड ना हो। इसके अलावा मल्टीपल एयर लॉक्स आर एम्प्लॉयड एंड इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योर्ड टू प्रिवेंट बोथ डोर्स ओपनिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, तो इस तरह के डोर यूज किए जाते हैं जो बिल्कुल एयर लॉक